पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि सुबह आज की जो बद्रीनाथ हाईवे पर तस्वीरें देखी गई हैं वो आपको बताएं कि शिवपुरी राफ्टिंग जोन में गंगा में हादसा होने के दौरान की देखी गई हैं। ये तस्वीरें आपको ऑपरेशन की दिखा रहे हैं जिसमें उन लोगों को तलाशा जा रहा है जो गंगा जी में डूब गए हैं। देखिए, दिल्ली से ऋषिकेश घूमने आए 5 दोस्त, जिनमें से गंगा की तेज धारा में 2 दोस्त बह गए। अब उन्हीं दोस्तों की तलाश की जा रही है, उन्हीं 2 लोगों की तलाश की जा रही है। सुबह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि आकाश और संदीप अपने 5 दोस्तों के साथ ओखला दिल्ली से ऋषिकेश घूमने आए हुए थे। दोनों पर्यटक सूचना पर एसडीआरएफ यहां गंगा में इनकी तलाश कर रही है। इसकी सूचना जो पर्यटक गंगा नदी में डूबे हैं उनके परिजनों को जानकारी दे दी गई है। आशीष डोभाल हमारे सहयोगी इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं और जानकारी के साथ। आशीष डोभाल, ये दोनों पर्यटक मिले हैं या नहीं मिले हैं? कंचन, अभी तलाश जारी है और एसडीआरएफ के जवान जो हैं वो गोताखोर भी है, साथ में वो पूरा गंगा नदी में रेस्क्यू कर रहे हैं और पता कराने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर ये दोनों अटके हुए हैं या कैसे बहे हैं। अभी पूरा सर्चिंग अभियान चालू है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए आशीष डोभाल। ऋषिकेश के बाद खबर पिथौरागढ़ और चंपावत से है जुड़ी हुई, जहां आपको जानकारी दे देते हैं कि पिथौरागढ़ और चंपावत की लाइफलाइन एक बार फिर से बंद हो गई है। बॉर्डर की ऑल वेदर रोड स्वाला के पास बड़ी पहाड़ी आकर गिर गई है। ऑल वेदर रोड बंद होने से सैकड़ों यात्री यहां पर फंसे हुए हैं। रोड को खोलने के लिए एनएच ने मशीनें तैनात की हैं। बीते दिनों हुई भारी बारिश के बाद स्वाला लगातार लैंडस्लाइड यहां पर हो रहा है, जिस कारण पिथौरागढ़ और चंपावत के लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ऑल वेदर रोड की। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर सबसे ज़्यादा जो परेशानी हो रही है इस रोड को इस्तेमाल करने वाले यात्रियों को हो रही है, क्योंकि रोड बंद है। बढ़ते आगे, रुद्रप्रयाग के जंगल चट्टी की बात करेंगे, जहां पर शुक्रवार को देर से क्षतिग्रस्त हुए केदारनाथ पैदल मार्ग का ट्रीटमेंट कार्य जारी है। ऐसे में फिलहाल वैकल्पिक मार्ग से आवाजाही की जा रही है। शनिवार को करीब 5000 श्रद्धालु वैकल्पिक मार्ग से गौरीकुंड पहुंचे हैं। वैकल्पिक मार्ग पर पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, डीडीआरएफ के जवानों ने श्रद्धालुओं को सुरक्षित ढंग से रास्ता पार कराया है। वहीं जंगल चट्टी में क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग का ट्रीटमेंट कार्य तेजी से चल रहा है और जल्द से जल्द मार्ग को आवागमन के लिए तैयार किया जा रहा है। शनिवार को सोनप्रयाग और गौरीकुंड से किसी भी पैदल यात्री को केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर नहीं भेजा गया है। और आइए आगे बढ़ते हैं, पौड़ी की खबर आपको बताते हैं, जहां पर इस साल मानसून की बारिश से करीब 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। बारिश के कारण सबसे ज्यादा नुकसान सड़कों को पहुंचा है, जबकि 70 से ज्यादा भवनों को भी नुकसान पहुंचा है। इस पर भी जानकारी आपको दे देते हैं कि देखिए, ये नुकसान की रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं। 159 काश्तकारों को भी करीब 6.67 हेक्टेयर जमीन बारिश की वजह से इनकी बर्बाद हुई है। मॉनसून सीजन के दौरान 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 22 मवेशियों की भी मौत हुई है। शनिवार शाम को अचानक से धामी कैबिनेट की जो मीटिंग हुई है, जिसमें 3 मामले सामने आए हैं। देखिए, फॉरेस्ट से जुड़े मामले में कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है। डेली वेज कर्मचारियों पर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। अवमानना केस में 24 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। 7वें वित्त आयोग के दौरे को लेकर प्रेजेंटेशन दिखाई गई है। इसके साथ ही सीएम ने कहा है कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों का सभी मंत्री दौरा करेंगे।
साथ ही आपको ये भी जानकारी दे देते हैं, प्रभारी मंत्री जिलों में राहत पुनर्निर्माण का काम तेज करेंगे, ये भी सीएम की तरफ से आदेश दिया गया है। तो शनिवार शाम को अचानक से धामी कैबिनेट की ये मीटिंग हुई है और बड़े 3 मामले इस मीटिंग में सामने निकल कर आए हैं। कैबिनेट बुलाई गई, क्या मुद्दा रहा, क्या चर्चा हुई? वेतन का मामला था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उसी क्रम में आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी और उसमें विधि की राय ली जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री ने एक सब कमेटी का गठन करना है कैबिनेट की और उसके बाद जो होगा उसको लेकर शुरू को देखिए अचानक नहीं, कई मुद्दे थे जिसमें राज्य के, आप जानते हैं 16वां जो फाइनेंस कमीशन है वो बहुत शीघ्र राज्य के दौरे पे आएगा। तो 16वें फाइनेंस कमीशन पे राज्य के वित्तीय प्रबंधन के लिए कितने बेहतर तरीके से हम राज्य के बारे में कह सकते हैं, उसको लेकर के चर्चा हुई है कि हमारे फाइनेंस कमीशन से राज्य को वित्तीय उसमें उनकी सिफारिशों में राज्य का कितना भला हो सके, इसको लेकर के काफ़ी व्यापक रूप से चर्चा हुई है। आप देख रहे हैं 4 धाम यात्रा फिर शुरू होने वाली है, तो उसका किस तरह से प्रबंधन रहे कि यात्री, क्योंकि एक तरफ आपदा का समय भी है, तो आपदा और यात्रा दोनों को किस तरह से सामना किया जाए उसके लिए निर्णय लिया गया। और इसके अलावा जो माननीय उच्च न्यायालय में भी एक मामला जो चल रहा है उस पर जो उसकी लीगल रेमेडी होगी उस पर चर्चा हुई है। कोटद्वार से खबर, जहां बीजेपी जिला संगठन और स्थानीय विधायक के बीच में तालमेल की कमी ने विपक्ष को बीजेपी पर हमला करने का मौका दे दिया है। कांग्रेस का दावा है कि कोटद्वार में बीजेपी जिलाध्यक्ष और विधायक के बीच में गुटबाजी चल रही है, जिसके क्षेत्रीय जनता का अहित हो रहा है। दरअसल हाल ही में कोटद्वार बीजेपी के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र रावत ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र को गैर ऋषि भूमि घोषित करने की मांग रखी थी। तो वहीं इसके 1 हफ्ते के बाद ही कोटद्वार विधायक और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भी मुख्यमंत्री से मिलने पहुंच गए, लेकिन उन्होंने गैर कृषि भूमि की मांग पर विचार न करते हुए कोटद्वार क्षेत्र को कृषि भूमि ही रहने देने की मांग की। मामले में कांग्रेस जिलाध्यक्ष विनोद डबराल ने इसे बीजेपी में गुटबाजी और अंदरूनी कलह बताते हुए कहा है कि बीजेपी के दोनों नेताओं को जनता के हित में मांग रखने की वो सलाह देते हैं। हम नहीं चाहते, यहाँ के जो काश्तकार हैं वो नहीं चाहते हैं कि उनकी लैंड कमर्शियल कर दी जाए। तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास ऐसा एक पत्र भी लेकर गई थी कि हमें अपने किसानों की चिंता करनी होगी और वो अगर नहीं चाहते हैं, वो खेती करना चाहते हैं, तो उसको हमें इनकरेज करना होगा। तो उनके संज्ञान में भी मैं ये बात को लेकर आई थी। देखिए, कोटद्वार में भाजपा के अंदर अंदरूनी लड़ाई चल रही है। आप कृषि भूमि जो कोटद्वार की थी उसे जिलाध्यक्ष कोई और बयान देते हैं, माननीय हमारी जो विधानसभा अध्यक्ष है इनका अलग अलग बयान आता, तो इनके आपसी द्वंद्व के कारण कोटद्वार की जनता को बहुत नुकसान भुगतना पड़ रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा को हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बीजेपी में आने का ऑफर दिया है, जिस पर उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि बीजेपी चाहे कैसा भी ऑफर क्यों ना दे, कुमारी शैलजा कांग्रेस में ही रहेंगी और बीजेपी के लिए अंगूर खट्टे साबित होंगे। बताया जा रहा है कि कुमारी शैलजा हरियाणा के कुछ नेताओं से नाराज चल रही हैं और पिछले 6 से 7 दिनों से चुनाव प्रचार भी नहीं कर रही हैं। शैलजा जी बहुत सीनियर नेता हैं और कई बार कैबिनेट मंत्री रही हैं, इस समय हमारी प्रभारी भी हैं और मुझे ऐसा नहीं लगता। और बाकी बीजेपी तो इस समय सत्ता के मद में है, वो तो हर एक को खरीदने की बात करती है, हर एक को लेने की। यहाँ उत्तराखंड में करते हैं 14,000 लोगों को लेने वाले हैं, क्या हुआ? उस परिवार से एक रिश्ता भी है उनका, गांधी परिवार से, श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारी नेता, उनसे भी रिश्ता है। तो अंगूर खट्टे हैं, वो अपने पार्टी को देखें। हमारे कांग्रेस में जो वो सोचते हैं कि कोई बगावत होगी, वो सपना है उनके लिए। उत्तराखंड के चंपावत में अचानक से पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरने से यात्री मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया है। रास्ते में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए यहां पर एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसके तहत अब तक 150 यात्रियों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। प्रशासन की टीम जर्जर रास्ते की मरम्मत भी कर रही है।
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तरफ एसडीआरएफ का रेस्क्यू जो यहाँ पर से यात्रियों को सुरक्षित निकाल रही है, दूसरी तरफ हाईवे पर जो भूस्खलन हुआ है उसकी आप भयावह तस्वीरें देख सकते हैं। अचानक से भूस्खलन के बाद यहाँ यात्री फंसे जिनको सकुशल निकाला जा रहा है। ऑपरेशन के दौरान की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जिनमें छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं और इन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार को लेकर भले ही सरकार कितना ही सख्त कदम क्यों न उठा रही हो, लेकिन भ्रष्टाचारी अपनी हरकतों से बाज आने को तैयार नहीं है। हालात ये है कि बीते 8 महीने में 30 सरकारी कर्मचारी घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में सरकारी विभागों में सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। लगातार मिल रही शिकायतों पर खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के रजिस्ट्रार ऑफिस में छापेमारी कर कड़ा संदेश भी दिया था। बावजूद इसके सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार का दीमक ऐसे घुसा है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। पब्लिक डीलिंग से जुड़े विभाग रिश्वत लेने में आज भी टॉप पर है। इसका उदाहरण यह है कि पिछले 8 महीनों में 30 कर्मचारी रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। 1064 हमारा हेल्पलाइन है। इस पे ज्यादातर मामला जो जनता से जुड़ी हुई है, जो आवश्यक सेवाएं हैं जनता के, उस पे हमारी सरकारी अधिकारी कर्मचारी ना करते हुए उस पे कुछ पैसा की मांग करते हैं, उससे रिलेटेड कंप्लेंट्स है। और कई बार ऐसा भी है कि वो काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, उससे भी कंप्लेंट्स आती है। वैसे कंप्लेंट्स हमने जो विजिलेंस एंगल नहीं है उसको हम शासन को भेज देते हैं, संबंधित विभाग को। घूसखोरों के ये आंकड़े तो वो हैं जिनमें जनता ने शिकायत की है, जबकि कई मामलों में तो शिकायतें विजिलेंस तक पहुंचती ही नहीं हैं। वहीं मामले में रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी कहते हैं कि भ्रष्टाचार वहां है जहां सरकारी कर्मचारी और जनता आमने सामने है। अगर ऑनलाइन की व्यवस्था सही हो तो ये मामले और भी कम हो सकेंगे। ऑनलाइन से तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत से विभागों का भ्रष्टाचारी खत्म कर दिया। यानी जो आने वाले समय में अगर ऑनलाइन हमारा ज्यादा हो तो सभी विभाग बिल्कुल ऑनलाइन में पेपरलेस है, फेसलेस है। तो जब आप किसी से मिलेंगे नहीं तो भ्रष्टाचार क्या करेंगे। राज्य में भ्रष्टाचार पर प्रहार करने के लिए विजिलेंस ने टोल फ्री सेवा 1064 जारी की है, तो वहीं सीएम हेल्पलाइन 1905 की व्यवस्था भी की है। बावजूद इसके भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या बन चुकी है। सत्येंद्र बर्थवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। प्रतिबंधित और नकली दवाइयां बेचे जाने की शिकायत पर ड्रग इंस्पेक्टर ने हरिद्वार के लक्सर में कई मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। इस दौरान एक मेडिकल स्टोर पर अनियमितता मिलने पर उसे बंद कराया गया, जबकि 8 मेडिकल स्टोर्स पर छोटी मोटी खामियां मिलने पर सुधार करने की चेतावनी दी गई। ड्रग्स इंस्पेक्टर ने यह भी कहा है कि लोगों को अधिकृत मेडिसिन डीलर से ही दवाएं खरीदनी चाहिए। जो दवाइयां हम लोग जो कंपनी नकली दवाइयां जो पकड़ी जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं छोटे मोटे मेडिकल स्टोरों पे आके अपनी दवाइयां बेचते हैं। तो ऐसे में लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया गया है, मेरे द्वारा अभी दे रही हूँ, कि किसी भी ऐसे इंसान से दवाई नहीं लेंगे जो मेडिकल स्टोर नहीं है उसका। तो जिससे भी दवाएं खरीदें एक ऑथेंटिक डीलर से खरीदें। देहात क्षेत्रों में कई ऐसे रास्ते हैं जो यूपी की सीमा से जुड़े हुए हैं। इसका फायदा उठाकर आपराधिक किस्म के जो लोग हैं उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं और घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। पुलिस प्रशासन ने इन क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए हैं जिससे उनकी पहचान हो सके। इस मामले में एसएसपी ने कहा है कि वैसे तो पुलिस ने कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं, लेकिन कहीं जरूरत पड़ती है तो वहां भी लगाए जाएंगे। पहले स्थान चिन्हित किया जाएगा ताकि आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। टीवी कैमरों का जो कवरेज है वो विगत कुछ समय में हालांकि बढ़ा है जनपद में, लेकिन कुछ ऐसे एरिया हैं जो अभी भी सीसीटीवी से अछूते हैं, जहाँ पर अभी सीसीटीवी नहीं पहुँच पाया है। हम लोग पहले प्रथम दृष्टया ऐसे स्थानों को चिन्हित करके जो हमारी लोकल बॉडीज़ हैं उसके माध्यम से, और जो पुलिस के जो हमारे लोग वर्क कर रहे हैं या पुलिस फंड में जो भी पैसा आएगा उससे हम लोग ऐसे जो पैसेज हैं जहाँ पर जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग उसको यूज़ करते हैं उसको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और जल्दी वहाँ पर इसका कवरेज बढ़ाया जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। नैनीताल पुलिस का बर्बर चेहरा सामने आया है, जहां पर एक औलख कांडा में एक सब इंस्पेक्टर सादिक हुसैन ने एक स्थानीय युवक को बेरहमी से पीटा है। युवक का कसूर बस इतना सा था कि उसने फेरी वाले से उसका पहचान पत्र मांगा। मामले का पता चलते ही पूरे इलाके में जो लोग हैं वो वहां पहुंच गए। इस घटना पर पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। अब आरोपी सब इंस्पेक्टर को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। उधर रामनगर हॉस्पिटल में IRB से आए 2 लड़कों ने उत्पात मचाया है। उन्होंने यहां पर नर्सों के साथ मारपीट की है और उनसे दुर्व्यवहार करने का भी आरोप इन पर ऊपर लग रखा है। अब देखिए, इस बात की तहरीर नर्सों ने पुलिस को दी है। बताया जा रहा है कि IRB यानी कि इंडिया रिजर्व बटालियन में इन दिनों भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जहां से कई लोग तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल पहुंच रहे हैं। आरबी की तैयारी कर रहे हैं कुछ लड़के, वो आए यहाँ स्ट्रेचर पे और ऐसे हल्ला करने लगे और एक सबको मारने लग गए, चीज़ें फेंकने लग गए। तब तक वो अंदर आए, अंदर सबसे पहले इनको मारा, इनको हटाया, ऐसे इनके गला दबा दिया और इनके चोट मारने लग गए। फिर तब तक सब बच के भागने लगे। अंदर आए, अंदर आके मैं बची, दरवाज़ा बंद किया अंदर से, तो दरवाजे को खोला और अंदर आके और गला दबा दिया और ये बाल खींचे। झपट्टा मारकर चेन लूटने वाली बावरिया गैंग की गैंग लीडर सोनी देवी को कोटद्वार पुलिस ने राजस्थान से धर दबोचा है। बावरिया गैंग से जुड़ी लुटेरी महिलाएं कई शहरों में महिलाओं के गले से सोने की चेन झपट्टा मारकर लूट लेती थी। लुटेरी महिलाओं ने कोटद्वार में भी 2 सोने की चेन झपट्टा मारकर लूट ली थी। तो महिलाओं को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि गैंग लीडर सोनी देवी जो फरार थी, अब उसे गिरफ्तार किया गया है। कोटद्वार के द्वारा बावरिया गैंग के एक मुख्य अभियुक्ता को अलवर राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। इस गैंग के द्वारा कोटद्वार में 3 माह पूर्व एक घटना की गई थी, जिसमें महिलाओं के सोने की चेन को लूटकर इन्होंने घटना को अंजाम दिया था। इसमें 2 अभियुक्ताओं को पहले ही गिरफ्तार किया गया था। ऋषिकेश के मुनीरेती में पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई की है और 36 दुपहिया वाहन और एक कार समेत 119 लोगों के चालान भी काटे हैं। साथ ही आपको यह भी बता देते हैं कि कई बाइकों को सीज किया गया है। पुलिस ने सड़क पर शराब पीकर हुड़दंग करने वालों पर यह कार्रवाई की है। पुलिस का कहना है कि आगे भी ऐसी कार्रवाई चलती रहेगी जो हुड़दंग करेंगे। हरिद्वार में हुए एक सड़क हादसे में व्यापारी की दर्दनाक मौत हो गई है। पंजाब डिपो की एक बस ने शंकराचार्य चौक के पास में हाईवे पर स्कूटी सवार व्यापारी को टक्कर मार दी, जिससे ढाबा चलाने वाले व्यापारी विजेंद्र कोरी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। इस दौरान हाईवे पर जाम लग गया। मृतक के परिजनों ने बस ड्राइवर पर लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं बस ड्राइवर बस छोड़कर मौके से फरार है। ऋषिकेश के चारधाम यात्रा का ट्रांजिट कैंप श्रद्धालुओं की चल पहल यहां पर बढ़ गई है। पितृपक्ष चल रहा है और ऐसे में बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के लिए यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। इसके पीछे बद्रीनाथ धाम में ब्रह्म कपाल पर श्राद्ध और तर्पण के लिए यात्री पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि भगवान शिव को यहीं पर ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी। दोबारा गए बद्रीनारायण तो माता जी के श्राद्ध किया और उसके बाद फिर आए इधर। वातावरण बहुत ही शांत और बहुत अच्छा लगा हमें। हमारे साथ 16 आदमी थे। चारधाम यात्रा के दूसरे फेज में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बद्री और केदारनाथ की यात्रा पर निकल रहे हैं। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि ब्रह्म कपाल में श्राद्ध और तर्पण कराने को लेकर एक बड़ी मान्यता है, जिसको लेकर श्रद्धालु यात्रा के साथ साथ श्राद्ध और तर्पण करा के पितरों को भी प्रसन्न कर रहे हैं। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। अब हंसते हंसते छुड़ाएं बुरी आदतें और तनाव को कहें बाय बाय। जी हां, अल्मोड़ा के SSJ कैंपस में हैप्पीनेस लैब खुल गई है, जो शिक्षकों से लेकर स्टूडेंट्स का तनाव कम करने में मददगार होगी। रिपोर्ट देखिए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई तनाव से गुजर रहा है।
जिसकी वजह से लोग कई बीमारियों के शिकार हो रहे हैं और तो और तनाव से कईयों की जान भी चली जाती है। अब इसी तनाव को कम करने के लिए अल्मोड़ा के SSJ यूनिवर्सिटी कैंपस में एक हैप्पीनेस लैब की शुरुआत हुई है, जो लोगों को तनाव कम करने के टिप्स सिखाएगी, जिससे लोग तनाव मुक्त जीवन जी सके। जो भी हम प्रोफेशन करते हैं उस प्रोफेशन में कहीं न कहीं स्ट्रेस होता है और सोसाइटी में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिससे आदमी स्ट्रेसफुल हो जाता है। अब इन सारे स्ट्रेस को एक प्लेटफॉर्म पे कैसे एड्रेस किया जा सकता है, इसके लिए हमने सोचा कि कम से कम विश्वविद्यालय स्तर से शुरुआत की जाए। हम एक ऐसी लेबोरेटरी इस्टेब्लिश करें जिस लेबोरेटरी में इस स्ट्रेस को हैंडल किया जा सके। इस हैप्पीनेस लैब में लोगों को पॉजिटिव एनर्जी के साथ मानसिक बीमारियों से जूझ रहे लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए कलर पेंटिंग, मेडिटेशन के साथ काउंसलिंग भी कराई जाएगी। मानसिक स्थिति प्रत्येक व्यक्ति की स्थिर नहीं रहती है, तो कई बार हम इतने दबाव में होते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि हम किस तरह से अपने सही लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो हमारी हैप्पीनेस लैब खुली है, उसमें मेरा उद्देश्य यही है कि हम कुछ एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम करा करके मानसिक स्वास्थ्य के उन्नयन के लिए काम कर सकते हैं। अब देखना होगा कि तनाव से गुजर रहे इंसानों को इस हैप्पीनेस लैब से कितना फायदा मिलता है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। बात करते हैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की, जहां के ढेला रेस्क्यू सेंटर को जल्दी सेंट्रल जू अथॉरिटी की अनुमति मिल सकती है। इसी हफ्ते सेंट्रल जू अथॉरिटी की 3 सदस्यीय टेक्निकल कमेटी ने कॉर्बेट के ढेला में सालों से बन रहे रेस्क्यू सेंटर का निरीक्षण किया है। कमेटी ने रेस्क्यू सेंटर के बारे में कुछ सुधारात्मक कार्य करने के सुझाव दिए हैं। पाक प्रशासन जल्द ही दिए गए सुझावों को पूरा करके अपनी रिपोर्ट CJI को सौंपेगा, जिसके बाद इस रेस्क्यू सेंटर को वैधानिक तौर पर अनुमति मिल जाएगी। और कई बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा हुई है और हमें विश्वास है कि उस कमेटी द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं, उनके द्वारा जिन बिंदुओं पे हमें जानकारी दी गई है, उनका समावेश करते हुए हम बहुत जल्दी ही एक संशोधित प्लान हम सेंट्रल जू अथॉरिटी के सामने प्रस्तुत करेंगे और जिसे शीघ्र स्वीकृति मिल जाएगी।